हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंढे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. As I have been releasing some revision videos on some of the important topics for the upcoming examinations, this is one of the very important topics that form a very important part of our CA final syllabus and is also important for the upcoming examinations. That is the income escaping assessment. So in this video, I'll be revising the escaping assessment as per the latest amendments that are applicable for the November 23 examinations. Income escaping assessment, let me give you a very brief overview of the topic. So basically, there is a very major shift in the provisions of income escaping assessment in 2021. और तब से ये जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं रिवैम्प हो गया, पूरा चेंज हो गया. पहले जो रीअसेसमेंट और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के केसेस ओपन होते थे, उनका जो पूरा बैकग्राउंड या प्रोसेस था या कंडीशन सेक्शंस थे, वो पूरे हटा करके नए सेक्शंस लाए गए हैं. एंड क्योंकि कोई भी चीज नई आती है तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ some during a particular period of time there are always instances where you need to be sure that all the points, all the situations which department wants is considered in that. तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जब तक कि वो प्रोसेस सेक्शन स्टेबल नहीं हो जाते, उनमें अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, जो कि अभी हमारे इनकम स्टेटस है. तो करंट रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में भी, मतलब आपके रेलेवेंट असेसमेंट पीरियड में भी असेसमेंट इनकमिंग एस्केपिंग असेसमेंट में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं. तो आई एम गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द अमेंडेड प्रोविजंस. आपको इन्हीं के हिसाब से पढ़ना है. अगर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं तो जरूर इस चीज को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझे, बिकॉज माइन्यूट ही सही बट अमेंडमेंट्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी रेलेवेंट है. सो लेट अस स्टार्ट. इनकम एस्केपिंग असेसमेंट्स 147 से लेकर के 151. The major change that has been made in these provisions as compared to the older sections or the older provisions is that inquiry has to be done before issuing a notice of 148, that is reassessment. In most of the cases there are some exceptions as well. So let us start one by one. 147 से लेकर के 151 तक हमारा जो पूरा रीअसेसमेंट का कॉन्सेप्ट है या प्रोसेस है वो एक्सप्लेन किया जाता है. मोर और लेस क्योंकि डिपार्टमेंट अब हम जानते हैं फेसलेस के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो रीअसेसमेंट भी अब पूरा फेसलेस या सिस्टम जनरेटेड ज्यादा हो गया है. So basically what does 147 say? That any income chargeable to tax, अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि which has escaped assessment for the assessment year, the assessing officer can select that particular case for reassessment and reopen the case for that assessment year. However, there are certain conditions that are to be satisfied by the assessing officer. So basically any income which is either assessed, which is either to be assessed or reassessed or recompute the loss or depreciation allowance, the reassessment or the income escaping assessment can be opened. Assessment for which the income has escaped is known as the relevant assessment year. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक में. आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पर आपको सबसे जरूरी है इस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर को आइडेंटिफाई करना कि ये जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है ये कौन सा ईयर माना जाएगा और किस असेसमेंट ईयर के अगेंस्ट नोटिस आ सकता है और नहीं आ सकता है. सी जब भी आपको असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मोर और लेस आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि असेसिंग ऑफिसर ने ये पर्टिकुलर सिचुएशन खड़ी करी है, क्या ये एक्शन सही है, या असेसी का ऐसा कंटेंशन है कि असेसिंग ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता, तो क्या असेसी का कंटेंशन सही है. एंड प्रैक्टिकली भी अगर आप लोगों ने ऑफिस में आपके डायरेक्ट टैक्स में कुछ असेसमेंट या लिटिगेशन रिलेटेड काम देखे होंगे, तो मोर और लेस बहुत बार हम लोग इस बेसिस पर भी रिप्लाईज बनाते हैं या चैलेंज करते हैं नोटिस को कि ये असेसमेंट ही गलत है या ये पर्टिकुलर नोटिस जो है वो टाइम बार्ड हो चुका है. सो इन सब पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी है और उसके लिए उस असेसमेंट का जो पूरा प्रोसेस है स्टेप वाइज, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए ओपन हो सकता है, कब ओपन हो सकता है, कौन सा सेक्शन में नोटिस दिया जाएगा, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना जरूरी है. ओके, द असेसिंग ऑफिसर में असेस और रीअसेस the income in respect of any issue
which has escaped assessment and such issue comes to his notice subsequently. इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, कि सपोज आपका रीअसेसमेंट ओपन तो हो गया, लेकिन फिर रीअसेसमेंट के दौरान डिपार्टमेंट को कोई और चीज मिल गई कि अरे ये वाली चीज में भी तो इनकम एस्केप हुई है, तो क्या नोटिस ओरिजिनली किसी और इशू के लिए दिया गया था, लेकिन अगर कोई और इशू उसके ध्यान में आ जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो यस दैट कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द रीअसेसमेंट। अलग से आपको 148A का कंप्लायंस करना उसके लिए जरूरी नहीं है। तो चलते हैं 148A। क्या है 148A? अब से मतलब हमारे जो नए रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स हैं उसमें आपका जो रीअसेसमेंट है वो शुरू होता है 148A पे। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इंक्वायरी के पहले नोटिस देना सही नहीं है। ओके, सो कंडक्टिंग इंक्वायरी एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148। क्या बोला है आपको? जब भी डिपार्टमेंट को लगेगा कि कोई पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर की इनकम जो है वो एस्केप हुई है असेसमेंट से, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट, द असेसिंग ऑफिसर हैज टू कंडक्ट एन इंक्वायरी after taking approval of specified authority with respect to the information which suggests that the income chargeable to tax has escaped assessment, provide an opportunity of being heard to the assessee। उसको नोटिस दिया जाएगा कि हमारे पास आपसे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है और हमारे पास अथॉरिटी का वो है, अप्रूवल है कि हम आपके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट करना चाहते हैं टू नो वेदर अ केस इज डीम फिट केस फॉर अ रीअसेसमेंट प्रोसीजर। ओके, नोटिस दिया जाएगा, 7 से लेकर के 30 दिन का समय रहेगा उस एससीएन का, शो कॉज नोटिस दिया जाएगा that why a reassessment proceedings should not be started on you. That is how the show cause notices are framed. Show us the cause why your case should not be selected for an income escaping assessment on the basis of these details. इसके बाद असेसी जो है वो रिप्लाई करे। अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ जाओगे, और अगर उसने रिप्लाई किया तो उसके रिप्लाई को कंसिडर करते हुए assessing officer shall decide whether the case is a fit case for issuing notice under section 148. तो decide on the basis of material available on record including reply of the assessee। material available on record मतलब जिसके बेसिस पर हमने इंक्वायरी शुरू करी प्लस assessee का रिप्लाई आ गया है, अगर उन दोनों चीजों को पढ़ करके लगता है कि yes it is a fit case for issuing notice under 148, then bypassing an order again prior approval of specified authority within 1 month from the end of the month in which the reply referred is received। जब आपको रिसीव रिप्लाई मिला है उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिस इशू कर देना है 148 का, और if no such reply is furnished end of the month in which the time or extended time allowed to furnish reply expires, आपको क्या कर देना है? नोटिस इशू कर देना है। तो सिंपल समझते चलते हैं, डिपार्टमेंट को पता चला कुछ गड़बड़ है, उन्होंने 148A का नोटिस दिया, इंक्वायरी करी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया, असेसी ने रिप्लाई किया, रिप्लाई के बाद डिपार्टमेंट को लगा हाँ रीअसेसमेंट की जरूरत है, विद इन 1 मंथ रीअसेसमेंट का नोटिस आ जाएगा। अगर नहीं लगता है तो यही प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएंगी। अगर रिप्लाई ही नहीं आया और असेसी का और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि यार मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है ना, तो असेसी के पास कोई जवाब है, तो वो क्या बोलेगा कि हम ये मान लेते हैं कि आपके पास इस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और हम आपका रीअसेसमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, नाउ हु इज स्पेसिफाइड अथॉरिटी? मेनी टाइम्स क्वेश्चंस आर आल्सो बेस्ड ऑन दिस। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया होता है असेसिंग ऑफिसर has taken the approval of Principal Commissioner of Income Tax for the purposes of issuance of notice under Section 148. However, the assessee challenges that Principal Commissioner of Income Tax is not a specified authority to give the approval for reopening of assessment. Is the assessee correct? तो स्पेसिफाइड अथॉरिटी में कौन कौन आएगा ये भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बोथ 148 एंड 148A के लिए आपकी जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी रहेगी, अगर in case where 3 or less than 3 years have elapsed from the end of the relevant assessment year, जिस साल का आप असेसमेंट खोल रहे हैं वहां से अगर अभी 3 या उनसे कम साल हुए हैं
तो आप कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर या डायरेक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर की परमिशन से ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा का समय निकल चुका है तो फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल, इनमें से किसी की परमिशन आपको लगेगी। तो अब क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि 4 साल का केस है, मान लो 4 साल हो चुके हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा है कि द परमिशन द असेसिंग ऑफिसर हैज टेकन रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब प्रिंसिपल कमिश्नर स्पेसिफाइड अथॉरिटी में तो है, लेकिन हमारा जो केस है वो मोर देन 3 इयर्स हैव इलैप्स्ड का केस हो चुका है। 3 साल के बाद नोटिस अगर देना है रीअसेसमेंट का तो फिर इनकी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, इनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, इनकी परमिशन वैलिड नहीं मानी जाएगी, है ना। तो ये चीजों पर आपको, ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार हम सेक्शन रीड तो कर लेते हैं बट उन बारीकियों पे फोकस नहीं कर पाते जिस पर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड whenever you are going through any assessment reassessment, go through the very minute details. I would suggest also read bare acts because that will also give you a very clear understanding of how the sections are framed. Okay, चलिए, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 148A। 148A कब नहीं अप्लाई होगा, मतलब 148A अप्लाई नहीं होगा का मतलब क्या होता है कि आपको इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे रीअसेसमेंट का नोटिस इशू कर सकते हो। कब? पहला, the provisions shall not apply where search is initiated under 132 or books are requisitioned under 132A on or after 1st of April 2021. So the very major change that has been brought in the new reassessment process is that the search assessments are also merged into the reassessment processes. Earlier it was not the case. There were separate sections for search assessment and separate reassessment procedures were going on. There were two different ways. Now they have merged them. तो अब से मतलब 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद से जब सर्च होगी या रिक्वेजिशन होगा 132A में, तो फिर आपका जो असेसमेंट है वो 147 में ही चला जाएगा, अलग से कोई सर्च असेसमेंट नहीं होगा। अब अगर किसी व्यक्ति पे सर्च हुआ है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है कि इनकम जो है वो एस्केप हो रही है, आप टैक्स चोरी कर रहे हो, तो इन दैट केस अलग से इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन से केसेस पढ़ रहे हैं हम, जहां पर आप डायरेक्ट नोटिस इशू कर सकते हो। ओके, द असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर दैट एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी or etc seized in a search under 132 or requisition in case of any other person on or after 1st of April 2021 belongs to the assessee। मतलब सर्च तो किसी और के घर में हुआ है, लेकिन वो तो गया ही, उसी के साथ किसी और की इंफॉर्मेशन भी मिल गई, तो इसको भी, इसकी भी जो है वो बैंड बज गई। सो बेसिकली इन दिस केस आपका जो असेसिंग ऑफिसर है, इन दिस सिचुएशन आपका जो सर्च हुआ है वो किसी और पर्सन के ऊपर हुआ है, लेकिन वहां पर अगर किसी और इंफॉर्मेशन, असेसी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके केस में भी रीअसेसमेंट ओपन किया जा सकता है। The assessing officer is satisfied with the prior approval of the principal commissioner that any books of accounts seized under 132 or requisition under 132A in case of any other person pertains to or any information contained relates to the assessee। ऊपर वाला चीज जो थी वो assets के लिए था, ये जो है ये specifically information के लिए point है। बात वही है कि information search तो किसी और पर हुई है पर information जो है वो किसी और की मिल गई। Assessing officer has received any information under the scheme notified in respect of faceless collection of information under 135। तो गवर्नमेंट की अलग अलग सेक्शंस है, प्रोविजंस है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विल नॉट गो मच इनटू द डिटेल बिकॉज़ वी आर इन द लाइक फॉर्म ऑफ अ रिवीजन सेशन। सो बेसिकली ये सारे जो सेक्शंस आप लोगों ने पढ़े ही होंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज में कि अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का राइट है डिपार्टमेंट के पास, तो उसके थ्रू जो 135A में आपके पास इंफॉर्मेशन आई है वहां पर अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर जरूरत है फेसलेस कलेक्शन ऑन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, तो भी 148A की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर शॉर्ट में आपको मैं बताऊं तो दो केसेस हो गए रीअसेसमेंट देने के लिए। कुछ केसेस में आपको 148A की इंक्वायरी करनी है, कुछ केसेस में 148A की इंक्वायरी नहीं करनी है। जो 148A की इंक्वायरी नहीं करनी है वो वाले केसेस हमने पढ़े, सर्च, रिक्विजिशन और ये 4-5 पॉइंट्स। इन केसेस को छोड़कर
बाकी किसी भी केस में अगर आपको रीअसेसमेंट का नोटिस देना है तो पहले क्या करनी रहेगी, 148A की इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स जो है वो आपको कंडक्ट करवानी रहेंगी. ओके, नाउ कम्स वेयर where the notice under section 148 can be issued. So if there is any information, अब देखो जब भी आप कोई सेक्शन का आंसर लिख रहे हैं, जब भी आप किसी प्रोविजन का आंसर लिख रहे हैं, हर पर्टिकुलर सेक्शन में या हर पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ टर्म्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. 148 में एक वर्ड उन्होंने बताया है, इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप आंसर लिख रहे हैं, देखो I practically believe that you cannot learn the whole act and that is practically impossible for anyone. कि अगर आप एक्सपेक्ट करो कि इसको कोई भी सेक्शन 100% रटा हुआ हो ना, इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि किसी भी सेक्शन में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और वो अगर आप लिखते हो 100% आपके स्कोर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा. So, जब आप कोई भी सेक्शन रीड कर रहे हैं, read it in the way that you are able to present the important terms in that particular section in a very proper manner. क्या लिखा है देखें, assessing officer has to conduct an inquiry, provide opportunity of being heard to the assessee and consider assessee's reply. If it is a fit case for the issue of notice, then the copy of the order under 148A should accompany the notice. However, it does not apply in case of search or requisition. तो ये तो हमने मान लिया. अब notice can be issued only when, सबसे पहली चीज, there is information with the assessing officer which suggests that the income chargeable to tax has escaped assessment in case of the assessee and the assessing prior approval of the specified authority. So basically, अगर डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है, अब इंफॉर्मेशन मतलब क्या ये भी समझेंगे अभी, बट अगर असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है और उसने अप्रूवल दिया है तो पहले इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद आप नोटिस इशू कर सकते हो. ओके, नोटिस किस चीज का इशू किया जाता है, तो 148 में आप ये बोलते हो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है एंड आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर्स of 148A, we are issuing a notice for income escaping assessment and you are requested to furnish your return of income. आपको जो रीअसेसमेंट का नोटिस आता है, उस असेसमेंट के नोटिस के अगेंस्ट आपको एक रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना होता है, जिसमें कि बेसिकली डिपार्टमेंट आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि देखो मुझे पता चल गया है तुम्हारी ये इनकम है जो कि अनडिस्क्लोज्ड है, तो हम इस बेसिस पर आपको नोटिस इशू कर रहे हैं, इंक्वायरी हमने कंडक्ट कर ली है, अब हमें लगता है रीअसेसमेंट की आवश्यकता है, तो इसके अगेंस्ट आपका एक नया रिटर्न फर्निश करो. ओरिजिनल रिटर्न अगर आपने भरा है तो भी आपको ये पर्टिकुलर नोटिस में रिटर्न भरवाया जाएगा, नहीं भरा है तब तो भरना ही पड़ेगा. नाउ डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट्स दैट व्हेन यू आर filing your new return of income under the response to notice 148, you will include the income which is escaped assessment. अगर आपको लगता है हाँ सच में ये इनकम एस्केप्ड असेसमेंट है, गलत है, पकड़े गए हैं, तो बिल्कुल उस इनकम को आपको ऑफर करना है. अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इफ द असेसी डिनाइज द फैक्ट दैट नो देयर इज no income which is escaped assessment, it may issue the similar return जिसमें कि वो इनकम को ऐड करके शो नहीं करेगा. बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर 148 के नोटिस का जो तात्पर्य होता है, जो इंपॉर्टेंस होता है, वो ये होता है दैट द रिटर्न ऑफ इनकम हैज टू बी फर्निश्ड अलोंग विद दिस नोटिस, सॉरी बेसिकली इन रिस्पॉन्स टू दिस पर्टिकुलर नोटिस. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. No such approval is required where the assessing officer, with the prior approval of the specified authority, has passed or material available on record, including the reply of the assessee under section under clause D of 148A, to the effect that it is a fit case for reassessment. तो अगर आपने सारे प्रोसीजर्स को ध्यान में रखते हुए इंक्वायरी कंडक्ट करी और इंक्वायरी कंडक्ट के बाद आपने रीअसेसमेंट का जो है वो नोटिस इशू किया, तो उस रीअसेसमेंट के नोटिस के अगेंस्ट आपको फिर से अप्रूवल या परमिशन लेने की जरूरत
नहीं है। चलिए, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि मैंने आपको बोला, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कब माना जाएगा, व्हेन मींस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, whenever a definition start with means, you have to pay attention that it is an exhaustive definition. Okay, तो जब आप आंसर लिख रहे हैं, मीन्स लिख रहे हैं, इंक्लूड्स लिख रहे हैं, इन सारी बातों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है. ओके, मीन्स information in case of assessee for the relevant assessment year in accordance with the risk management strategy formulated by the board. तो आजकल मोस्ट ऑफ के असेसमेंट्स और जो फर्स्ट नोटिस आते हैं वो सारे ऑनलाइन प्रोसेसिंग के बेसिस पर आते हैं. तो डिपार्टमेंट ने अलग अलग लॉक्स लगा के रखे हैं सिस्टम में कि अगर आपका लेटेस्ट से कोई पर्टिकुलर चीज है कि इतनी ज्यादा आपकी अचानक से इनकम बढ़ गई है, या अगर आपका प्रॉफिट परसेंटेज एकदम से कम हुआ है, या कोई एग्जेम्प्ट इनकम अचानक से इंक्रीज हो गई है, सो ऐसे कुछ लॉक्स डिपार्टमेंट लगा करके रखता है. और अगर उसके रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में आपका केस फंस गया तो उसे इंफॉर्मेशन माना जाएगा. Any audit objection to the effect that the assessment in the case of the assessee or for the relevant assessment year has not been made in accordance with the provisions of this act. तो कोई अगर audit objection आया हुआ है कि जो भी assessment हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है तो उसे information माना जाएगा. Information received under agreement रेफर टू इन सेक्शन 90 और 90A, ये हमारे डबल टैक्सेशन से रिलेटेड जो अग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में आप लोग पढ़ते हैं, उन अग्रीमेंट्स के दौरान या उन अग्रीमेंट्स के तहत अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि यहाँ पर असेसी की इनकम एस्केप हुई है, वो भी कंसिडर करी जाएगी. इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू द असेसिंग ऑफिसर under the scheme notified as faceless collection of information under 135A, or any information which requires action in consequence of the order of a tribunal or a court, इन सारे केसेस में आपको इंफॉर्मेशन है ऐसा कहा जाएगा. इंफॉर्मेशन का मतलब ये 5 चीजें, इन पांचों में से अगर कोई चीज हुई तो इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन है तो इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद आपका अगर केस फिट है तो रीअसेसमेंट होगा. ठीक है, ये ऑर्डर चलेगा. अब कब असेसिंग ऑफिसर के पास डीम्ड इंफॉर्मेशन मानी जाएगी, मतलब अगर ये पांचों नहीं भी होते हैं तो भी अगर इनमें से कोई चीज हो गई तो ये मान लिया जाएगा कि असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 और इंक्वायरी 148A एज रिक्वायर्ड. ओके, क्या बोला है देखो, वेर सर्च इज इनिशिएटेड और बुक्स रिक्विजिशनड, ये सारी चीजों में डेट का ध्यान रखना है. भी आंसर लिखो, सिर्फ सर्च इनिशिएटेड लिख के मत छोड़ देना. ऑन और आफ्टर 1/4/21 लिखना जरूरी है क्योंकि जो पुरानी सर्चेस इनिशिएटेड हैं उनमें आज भी पुराने प्रोसीजर से ही असेसमेंट चालू है. ठीक है, क्योंकि उसको इसमें मर्ज नहीं किया गया है. हाँ, लेकिन अगर अब कोई सर्च इनिशिएट होगी तो जरूर वो नए प्रोविजंस के हिसाब से ही असेस होगी. सर्वे इज कंडक्टेड अंडर 133A. सर्च सर्वे हमने 16 मतलब हमारा जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज चैप्टर है उसमें पढ़ा हुआ है. सर्वे other than conducted for verifying whether TDS or TCS is collected on or after 1st of April 2021, सर्वे हुआ है 1/4/2021 या उसके बाद 133A का, तो भी डीम्ड इंफॉर्मेशन मानी जाएगी. असेसिंग ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाइड है कि जो भी बुलियन ज्वेलरी या जो भी सामान पकड़ा गया है सर्च में या सीजर में, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जिसके घर मतलब रेट पड़ा है, जिसके घर सर्च हुआ है, उसके अलावा किसी और पर्सन की है और उस दूसरे पर्सन का असेसमेंट ओपन करना चाह रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन है ऐसा मान लिया जाएगा. एंड सिमिलरली अगर बुक्स सीज हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्विजिशन हुए हैं और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं परटेन टू द असेसी, सर्च हुई है किसी और पर्सन पे, रिक्विजिशन हुआ है किसी और पर्सन का, और इन केस ऑफ अदर पर्सन, और जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो किसी दूसरे की निकल के आई है तो उस दूसरे व्यक्ति की डीम्ड इन्फॉर्मेशन भी मान ली जाएगी. So in this case, assessing officer is assumed is deemed to have information, and again reassessment procedures can be opened. Shall be deemed to have information which suggests that the income chargeable has escaped assessment where the search is initiated or books or accounts are requisitioned in case of assessee or other books or documents are requisitioned in case of other पर्सन. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. आपको लगा होगा मैम ये तो अभी 2 मिनट पहले भी हमने सारे पॉइंट्स पढ़े थे. हाँ बिल्कुल पढ़े थे. कहाँ पर पढ़े थे? हमने ये पॉइंट्स पढ़े थे कि जब आपको 148A की इंक्वायरी नहीं करनी है तो हाँ, मतलब इन केसेस में 148A की इंक्वायरी
इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रीअसेसमेंट का नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू वन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस और यू कैन से एक्सेप्शन, ये चारों केसेस में 148A अप्लाई नहीं होता। सर्च और रिक्विजिशन से रिलेटेड जो चारों पॉइंट्स हमने पढ़े, इन केसेस में आपको डीम्ड इंफॉर्मेशन भी है और 148A से भी एग्जेम्पशन है। मतलब इन चारों केसेस में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, ये चार केसेस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर इन केसेस में असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है तो उसे अलग से 148A की इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, सीधे 148 का नोटिस भेज सकता है। However, in case of survey under section 133A, it is deemed that the assessing officer has information for the purposes of reassessment, but before issuance of notice under section 148, inquiry under 148A has to be conducted. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन सर्च का आया तो आप बिल्कुल लिख सकते हो कि 148A की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सर्वे है तो सर्वे में डीम्ड इंफॉर्मेशन है, लेकिन 148A की इंक्वायरी भी होगी और फिर 148 का नोटिस इश्यू किया जाएगा। ओके, सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। टॉकिंग अबाउट टाइम लिमिट, कब तक इशू किया जा सकता है? नो नोटिस शैल बी इशूड इफ 3 years हैव बीन elapsed, 3 साल तक खोल सकते हैं रीअसेसमेंट। हाउएवर, कुछ केसेस में 10 साल का टाइम लिमिट भी दिया जाता है, तो 3 साल से ज्यादा हो गए हैं बट नॉट मोर देन 10 years। अगर जो भी इनकम एस्केप हुई है वो डिपार्टमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन है रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट और एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, अगेन दीज आर अमेंडमेंट्स इन योर पीरियड और टू एन इवेंट or entry in the books of accounts which has escaped assessment amounts to or likely to amount to 50 lakhs or more। अगर ये वाला केस है 50 लाख से या उससे ज्यादा है तो फिर इन दैट केस आपका जो रीअसेसमेंट है वो 10 साल के लिए खोला जा सकता है। इनकम represented in the form of an asset or expenditure to the value referred 50 lakhs or more has escaped assessment and investment in such expenditure in relation to such event has been made in more than one previous year relevant to the assessment years within the period notified in P, notice shall be issued for every such assessment year। तो अगर वो बटा हुआ है, कोई असेट है और टुकड़े टुकड़े में मिल के 50 लाख हो रहा है, तो हर साल का रीअसेसमेंट ओपन किया जा सकता है। असेट शैल इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग और बोथ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये अमेंडमेंट हुए हैं, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन अमेंड हुई है ना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं पूरा ही अमेंडेड आपको रीअसेसमेंट बता रही हूँ कि ये आपका पूरा नए जो प्रोविजंस है एज पर नवंबर 23 एग्जामिनेशन कवर हो जाएंगे। No notice under 148 shall be issued at a time in case of a relevant assessment year on or before 1st of April 2021 if a notice अंडर सेक्शन 148 और 153A, ये पुराने सर्च के केसेस थे 153A और 153C, अगर at that time on account of being beyond the time limit specified under the provisions of 149(1)B or 153A or C as they stood immediately before the commencement of Finance Act 21। तो अगर पुराने प्रोविजंस के हिसाब से कोई ऐसा केस जो कि 1/4/2021 के पहले के से रिलेटेड है अगर नहीं इशू किया जा सकता था, तो अभी भी फिर से नए प्रोविजंस में उसका नोटिस नहीं दिया जा सकता। प्रोविजंस ऑफ 149(1) shall not apply in case where a notice under 153A or C required to be issued in such case on or before 31st of March 2021। तो पुराने केसेस में तो आपको इशू करना ही नहीं है, ठीक है। So these particular points are to be kept in mind। So broadly if I talk about the process, I hope you all are very well we understood कि process क्या है reassessment का। अब जो और माइन्यूट चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कितने सालों का खोल सकते हैं, तो ये तो आपको एक रिवीजन के लिए दिया है, आप चाहो तो इसको फिर से एक बार गो थ्रू कर सकते हो। इंफॉर्मेशन कब माना जाएगा, डीम्ड इंफॉर्मेशन कब माना जाएगा, इंफॉर्मेशन में क्या करना है, किस तरीके से एक्शन लेनी है। ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग ऑफ नोटिस। पुराने असेसमेंट्स पर कब नोटिस आ सकता है, कब नहीं आ सकता है, तो उसके लिए एक आपको ये जो सारे 5 पॉइंट्स दिए, तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फ्लो चार्ट्स आप गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बहुत प्रॉपर चार्ट या टेबल फॉर्मेट में भी मॉड्यूल में एक्सप्लेन्ड है कि जैसे ये पुराने जो ईयर्स हैं, क्योंकि इन पर्टिकुलर ईयर्स के लिए एक तरीके से यहाँ पर आपका 2021 वाला अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो क्या इनके लिए अब हम नोटिस
असेसमेंट के इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर असेसमेंट ईयर 17-18 की इंफॉर्मेशन आती है डिपार्टमेंट के पास और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर दिया हुआ है कि 17-18 की इंफॉर्मेशन है, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द 3 ईयर टाइम लिमिट क्या माना जाएगा आपका डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द 3 ईयर टाइम लिमिट? तो 31 मार्च 2021 को आपका एक्सपायर हो गया, तो अब आप इसका नोटिस इशू नहीं कर सकते हो 1/4/2022 या उसके बाद, क्योंकि 3 साल का समय जो है वो जा चुका है। विद the examples, we will understand the context of relevant assessment year and time up to which the notices can be issued. क्योंकि ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, दो अलग अलग प्रोसेसेस मर्ज हुए हैं, तो कब नोटिस इशू किया जा सकता है और कब नहीं इशू किया जा सकता है वो ध्यान में रखना जरूरी है। असेसमेंट ईयर 19-20 की इंफॉर्मेशन आपको मिली है लेट अस से, तो क्या 1/4/2022 को या उसके बाद उसका नोटिस इशू किया जा सकता है? तो हाँ, क्योंकि इसका जो टाइम लिमिट है 3 साल का वो अभी भी बाकी है। पुराने प्रोविजंस में अगर इशू नहीं किया जा सकता था तो बात अलग है, और यहाँ पर आपको 149 की भी कंडीशंस का ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तरीके से एक और इलस्ट्रेशन दिया हुआ है विच यू कैन गो थ्रू एंड वंस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस। तो ये आपको प्रॉपर चीजों को समझने में हेल्प करेगा। मूविंग अहेड टू 150 जो है वो एक तरीके से टाइम लिमिट को ओवरराइड करता है इन सर्टेन केसेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगेन एज पर 149 नो नोटिस कैन बी इशूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years अनलेस द असेसिंग ऑफिसर हैज इंफॉर्मेशन की जो इनकम एस्केप हुई है रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ असेट एक्सपेंडिचर और बुक एंट्रीज अमाउंट्स टू 50 lakhs और मोर। ओके, तो 3 साल तक नोटिस इशू किया जा सकता है। The restriction is not applicable where notice is issued for making assessment to give effect to finding contained in order passed by any authority in any proceedings। तो 150 में उन्होंने बोला कि जो 3 साल की टाइम लिमिट है ये हम कंसिडर नहीं करेंगे अगर आपका जो रीअसेसमेंट हो रहा है वो किसी और असेसमेंट का जो ऑर्डर आया है, प्रोसीडिंग का ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर को इफेक्ट में देने के लिए हो रहा है। तो लेट अस सपोज असेसमेंट ईयर 22-23 का आपका रीअसेसमेंट स्टार्ट करना है, इसकी जो टाइम लिमिट है लेटर से वो जा चुकी है ना, हम अज्यूम करके चल रहे हैं। अब अगर आपका रीअसेसमेंट ओपन हो रहा है असेसमेंट ईयर 22-23 का ड्यू टू अ फैक्ट दैट असेसमेंट ईयर 25-26 का जो असेसमेंट हुआ उसमें कोई ऐसी चीज बाहर आई जिसकी वजह से असेसमेंट ईयर 22-23 का इनकम जो है वो चेंज होगा, तो 3 साल का टाइम जो है वो हटा दिया जाएगा, क्योंकि आप रीअसेसमेंट उस साल की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं ओपन कर रहे हो, किसी दूसरे साल के ऑर्डर के इफेक्ट को देने के लिए ओपन कर रहे हो। However, this relaxation will not apply where any such assessment or reassessment in respect of which the assessment could not have been made at the time the order which was subject matter of the appeal was made on account of the expiry of the time limit at that point of time itself. This restriction is contained. लेकिन अगर हमने ये restriction हटा दिया तो ये टाइम लिमिट तो खुल गई, मतलब 10 साल 15 साल 25 साल कभी भी कोई भी दूसरा असेसमेंट खत्म होगा वो बोलेगा कि भाई पीछे उस साल में जाकर के चेंज करना है, तो आपका तो असेसिंग ऑफिसर टाइम ही खत्म नहीं हुआ। तो एक और रेस्ट्रिक्शन है कि हाँ टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी 3 साल की, शर्त ये है सच रिलैक्सेशन विल नॉट अप्लाई वेयर एनी सच असेसमेंट और रीअसेसमेंट relates to an assessment year in respect of which an assessment or reassessment could not have been made at that time the order which was the subject matter of appeal, revision or reference was made on account of the expiry of time limit at that point of time itself। तो जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील रिविजन हुआ है, जिस अपील के चलते पिछले साल का अमेंडमेंट हो रहा है, वो ऑर्डर ही अगर टाइम बार हो चुका है तो फिर आपका ये रिलैक्सेशन भी अप्लाई नहीं होगा। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है बहुत ज्यादा। ये रिलैक्सेशन दिया है लेकिन 152 को ध्यान में रख के आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करना है, तो ताकि इस चीज का कोई गलत इस्तेमाल करके एसएससी के साथ कुछ गलत भी रीअसेसमेंट ओपन ना हो सके। ओके, सो दीज आर द अमेंडेड प्रोविजंस ऑफ रीअसेसमेंट एज पर for November 23 examinations. The main points to be kept in mind are the definitions of relevant assessment year, time limits, इंक्वायरी कब करनी है, नोटिस कब इशू किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन कब मानी जाएगी, इंफॉर्मेशन
डीम्ड इंफॉर्मेशन कब मानी जाएगी, जो मेजर इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, डिपार्टमेंट बोल रहा है इंफॉर्मेशन है, इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, आपको चेक करना है कि इस केस में इंक्वायरी के बिना अगर असेसमेंट का नोटिस आ गया तो वो वैलिड है या नहीं, इंक्वायरी अगर हुई है तो कितने टाइम लिमिट में नोटिस इशू करना है, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रख के फिर ही आप आंसर जो है वो लिखेंगे। और जहां जहां पर अप्रूवल के बारे में लिखा है, जिन जिन नोटिस के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, जब तक वो अप्रूवल नहीं आता तब तक वो नोटिस इशू या ऑर्डर्स इशू नहीं किए जा सकते। So these are the provisions for income escaping assessment for applicable for 2023 examinations. In case of any doubts, feel free to discuss.